रामभूषण विश्वविद्यालय के एनएसएस विंग द्वारा आयोजित कोविड-19 एवं जन स्थानांतरण आर्थिक सामाजिक प्रभाव विषय पर इस एक दिवसीय वेबिनार में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम सभी से संबद्ध प्रोफेसर पृथ्वीश नाग जी, पूर्व कुलपति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी और पूर्व सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, जिन्हें मैं सुन रहा था। और ये संजोग की बात है कि जब मैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में था तो प्रोफेसर नाग जी कुछ दिनों के लिए कुलपति होकर आए थे और उनसे मिलने का अवसर मिला था। अपने विषय में उनकी दक्षता के विषय में क्या कहा जाए, जब बोलते हैं तो लगता है विषय ही बोल रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी वक्तृता सुनकर, और माइग्रेशन के जितने भी डायमेंशंस हैं सविस्तार उन्होंने बताया। और हमको लगता है कि जितने लोग आज प्रतिभाग कर रहे हैं अथवा सुन रहे हैं, उनको सोचने और काम करने की नई दिशा मिलेगी। तो ऐसे 20 वक्तव्य के लिए प्रोफेसर नाग जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय हम सबसे संबद्ध कुछ तो मुझे सामने दिख रहे हैं। प्रोफेसर एस.के. दीक्षित जी, प्रोफेसर ए.के. शुक्ला, डीन अर्थ साइंस हमारे विश्वविद्यालय के, प्रोफेसर आलोक श्रोत्रिया जी, डायरेक्टर एकेडमिक्स इसी विश्वविद्यालय के, और सामने दिख रहे हैं हर्षित करते हुए प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा जी, मेरे बहुत प्रिय हैं, अनुज डॉक्टर सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी, डॉक्टर प्रवीण कुमार पाठक, और इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर राघवेंद्र मिश्र और उनकी टीम के सदस्यगण, डॉक्टर देवेंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर बिमलेश सिंह, मिस्टर शिवाजी चौधरी, मिस्टर देवी प्रसाद सिंह, डॉक्टर देश दीपक चौधरी, डॉक्टर कुंज बिहारी सुलाखिया, डॉक्टर कुमकुम कस्तूरी, डॉक्टर स्नेह सिंह मुंडा, मिस कृष्णमणि भागबाती, डॉक्टर अभिषेक बंसल, डॉक्टर रामभूषण जी को तो बोला ही, डॉक्टर राघव प्रसाद परोहा, और वे सभी जो आज के कार्यक्रम से संबद्ध हैं, प्रतिभाग कर रहे हैं, देख रहे हैं अथवा सुन रहे हैं, और वे सभी भी जो हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं, टेक्निकल स्टाफ के मिस्टर अरविंद, मिस्टर गौरव, डॉक्टर एस.डी. त्रिपाठी हमारे OSD, अन्य सभी जो इस कार्यक्रम से किसी न किसी प्रकार संबंधित हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि एक महत्वपूर्ण विषय पर और जो नितांत सामयिक है, विशेष परिचर्चा में हम सभी सम्मिलित हैं, और क्रेडिट गोज टू दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसके कारण हम सभी एक दूसरे को देख भी पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि अदृश्य विषाणु कोविड-19 ने इस विश्व की लगभग सभी गतिविधियों को अवरुद्ध कर दिया है। पूरी दुनिया संशयग्रस्त है, और संशय का प्रतिमान इतना ऊंचा है, इतना स्तर इसका बढ़ा हुआ है कि हर मिलने वाला आदमी लगता है कि बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं है, और उससे बहुत ज़्यादा मिल जाए तो हम स्वयं सुरक्षित न रह जाएं। अर्थात आज का परिवेश संशय का परिवेश है, चाहे समाज का ले लें अथवा देश का ले लें अथवा विदेश का ले लें, सब जगह एक ही स्थिति है। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हर प्रकार की गतिविधि एक तरह से अवरुद्ध हो गई है, अथवा कह लें नए रूप में आ गई है। अकादमिक क्षेत्र भी प्रभावित हुआ है, लेकिन अगर कोई क्षेत्र सबसे कम प्रभावित है तो वह अकादमिक क्षेत्र ही है, जिस पर निरंतर अध्ययन, अध्यापन, चिंतन, मनन का कार्य चल रहा है। जहाँ तक आज के दिन की बात है तो आप सभी को विश्व जनसंख्या दिवस की बधाई, जिसकी प्रस्तावना, जिसे मनाने के लिए वरिष्ठ डेमोग्राफर डॉक्टर के.सी. जकारिया जी ने प्रस्ताव किया था, और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की गवर्निंग काउंसिल ने इसे मान्य किया था। और इसके अंतर्गत हम लोग जनसंख्या की स्थिति पर विचार करते हैं, तो हम सभी उस जनसंख्या के अनिवार्य हिस्सा हैं। इसलिए आप सबको मेरी ओर से आज के दिन की बहुत बहुत बधाई। और यह जनसंख्या मानव कल्याण का विषय बने,
प्रकृति की जितनी विधाएं हैं उनको संरक्षित सुरक्षित करने का विषय बने तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। शायद आज का दिन बहुत ज़्यादा सारगर्भित भी होगा। और आज के संदर्भ में जो इसका मिशन है, इस वर्ष का जो थीम है, हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स एंड पुटिंग द ब्रेक ऑन कोविड-19, ये मूल विषय है इस वर्ष का, जिस पर हम लोगों को आज थोड़ी चर्चा भी करनी है। जब भी जनसंख्या के बारे में चर्चा होती है तो जनसंख्या का घनत्व, इस धरा पर जनसंख्या का दबाव, अथवा एक क्षेत्र विशेष में कितनी जनसंख्या निवास कर सकती है, इस पर चर्चा होती है। लेकिन जो ध्येय इसके पीछे था वह था जेंडर इक्वलिटी, पॉवर्टी, फिर मैटरनल हेल्थ और ह्यूमन राइट्स आरंभिक के विषय थे, जिनका अब समय के साथ विस्तार हो गया है। उसी में अनएम्प्लॉयमेंट भी आ गया, उसी में डोमेस्टिक वायलेंस भी आ गया, और उसी में माइग्रेशन भी आ गया। तो क्रमशः इसके मुद्दे बढ़ते गए, बदलते गए, समय के सापेक्ष या परिस्थितियों के सापेक्ष अथवा आवश्यकता के सापेक्ष। तो आज जो मूल विषय है इस जनसंख्या के संदर्भ में वो माइग्रेशन है, जिसके बारे में प्रोफेसर पृथ्वी नाग जी ने बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को बताया, और मुझे बहुत प्रसन्नता है उनके इस सारगर्भित व्याख्यान से। जहाँ तक माइग्रेशन का प्रश्न है, इसके कितने कारक हैं, कितने कारण हैं, इस पर अब मुझे चर्चा नहीं करनी, प्रोफेसर नाग साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। दो बिंदुओं पर ज़रूर मैं आप सभी का ध्यान आकृष्ट करूँगा कि जितने प्रकार के माइग्रेशन प्रोफेसर नाग जी ने बताए हैं, उसमें दो चीज़ों को और हम लोगों को थोड़ा जोड़ लेना है। हालांकि प्रकारांतर से उन्होंने उसका उल्लेख भी किया। सबसे बड़ा कारण स्वयं में विकास है। जहाँ भी विकास होता है वहाँ विनाश की भी स्थिति रहती है। प्राकृतिक आपदा आज जो है ये दिख रहा है। भौगोलिक कारकों के बारे में बहुत कुछ हम लोगों ने सुना। कभी कभी कुछ ऐसे भौगोलिक कारक हो जाते हैं प्रकृति जन्य, जो विस्थापन का कारण बन जाते हैं। इनका संबंध असुरक्षा से होता है और इनका संबंध विकास से भी होता है। जैसे अचानक आज बाढ़ का दौर है, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कुछ ऐसा समूह है लोगों का रहने वाला, एक गांव कह सकते हैं, एक नगर कह सकते हैं, जो बाढ़ में आ जाए और कटान का शिकार हो जाए, तो ऐसे में पूरा वह गांव ही या वह स्थान ही जिस पर मानव समुदाय निवास करता है, नदी में विलीन हो जाता है। यह भी एक प्रकार का विस्थापन है। वस्तुतः जो शब्द है आजकल प्रचलन में वो माइग्रेशन है, जिसे हम लोग आप्रवासन के नाम से जानते हैं। बहुत सारे शब्द आज प्रयुक्त हो रहे हैं, आप्रवासन, पलायन, विस्थापन, प्रस्थान। तो ये सारे शब्द आज की चर्चा में हैं और लगभग सभी समानार्थी माने जा रहे हैं, जबकि माइग्रेशन का मूल भाव आप्रवासन ही है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, फिर लौट के अपने स्थान पर जाना। उसके अतिरिक्त हम विकास के क्रम में कहीं सेटल हो जाते हैं तो अभी एक प्रकार का हमारा प्रस्थान होता है। नदियों का कटान बहुत ज़्यादा मायने रखता है। पहाड़ पर जो भूस्खलन हो जाता है या पहाड़ दरकने लगता है, खिसकने लगता है, तो वहाँ की आबादी भी मूल स्थान छोड़ती है। एक कारण यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, विकास जब होता है तो भी विस्थापन की स्थिति बनती है। कहीं बांध बन जाएं, कहीं औद्योगिक आस्थान खड़े हो जाएं, तो वहाँ की मूल आबादी वहाँ से हटती है, एक नई आबादी वहाँ पहुँचती है, तो उन्हें भी अपने स्थान से हटना होता है। ये भी प्रमुख कारण हैं विस्थापन के। पलायन के तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें सुख सुविधाओं की, आय आजीविका की तलाश प्रमुख कारण होता है। शिक्षा भी एक कारण है जिसके चलते हम अपना स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाते हैं। लेकिन अब शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कार्य हुआ है। अब हम जहाँ चाहें रह करके शिक्षा के विभिन्न सोपानों पर चढ़ सकते हैं, पहुँच सकते हैं, उपलब्धियाँ अर्जित कर सकते हैं। गुणवत्तापरक शिक्षा या जिसमें हम नवाचार देखते हैं, इसके लिए भी कहीं कहीं और कभी कभी हमें बाहर जाना होता है। ये और भी कारण हैं। हम आप लोगों से चर्चा केवल आज इसके सामाजिक आर्थिक प्रभाव पर करेंगे। जहाँ तक सामाजिक प्रभाव की बात है, तो कोविड ने समाज की व्यवस्था ही बदल दी है। समाज का भी एक त्वरित विकास हुआ, क्रमिक विकास हुआ, चक्रीय विकास हुआ और कई स्थितियाँ आईं।
हम आरंभ में एक ट्रेडिशनल सोसाइटी में रहते थे, जिसे परंपरागत समाज कहते हैं। एक व्यक्ति घर का मुखिया होता है, जिसके सारे सदस्य परिवार के उसके पास अपनी आय का हिस्सा रखते हैं और वह सबको खिलाने पिलाने का काम करता है। यह भी कह सकते हैं उस परिवार में एक व्यक्ति कमाता है और सबको खिलाता है। यह हमारी ट्रेडिशनल फैमिली हो गई, जो संयुक्त परिवार की मान्यता पर अवलंबित हुआ करता है। साथ साथ चलने की प्रवृत्ति, सद्भाव, सहयोग, संभाव, सामंजस्य, समन्वय, ये हमारी सामाजिक व्यवस्था के मूल्य हुआ करते हैं। और फिर जब आगे बढ़ते हैं तो उसे संचार भाव कहते हैं। हम संचरित होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं और इस तरह हमारा स्थानीय समाज एक बृहत्तर समाज में बदल जाता है। भारत की परंपरा में पूरी दुनिया ही एक परिवार है। महोपनिषद का उल्लेख है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चेता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरी धरा को ही एक परिवार मानते हैं और आज कोविड के प्रभाव में वस्तुतः पूरी धरा एक परिवार की तरह दिखलाई देने लगी है, एक समाज की तरह दिखलाई देने लगी है। कारण समाज संवेदनशील होता है, संबंधों का संजाल होता है और सारे संबंध संवेदना पर ही आधारित होते हैं। इसलिए आज के दौर में नई संस्कृति जो विकसित हुई, वर्क फ्रॉम द होम, उस संस्कृति के अंतर्गत हम जहाँ कहीं भी थे अपने मूल स्थान पर वापस आ गए हैं, जिसे आजकल नाम दिया जा रहा है रिटर्न माइग्रेशन, रिवर्स माइग्रेशन। आप यह भी कह सकते हैं पुनः अपने स्थान की वापसी, या कंपेल्ड माइग्रेशन, जो विवस्था में हम अपने मूल स्थान पर वापस आए हैं। तो एक तरह से हम पुनः अब ट्रेडिशनल समाज में आ गए हैं। विकास के दौर में ट्रेडिशनल समाज ने मॉडर्न सोसाइटी का रूप लिया। आधुनिक समाज, सुविधा सज्ज समाज, थोड़ा और आगे बढ़े, तकनीकी का विकास हुआ तो टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी हो गई। तकनीकी का समाज जिसमें हमारी संवेदना कहीं पीछे चली गई, सारे रिश्ते तकनीकी रिश्ते हो गए। आगे थोड़ा और बढ़ गए उदारीकरण के दौर में, भूमंडलीकरण के दौर में, जहाँ सूचना और संचार क्रांति के चलते पूरी दुनिया सिमट गई। तो ऐसे में एक नया समाज बना जिसे मार्केट सोसाइटी कहा जाने लगा। सारे रिश्ते अर्थ आधारित हो गए। हर व्यक्ति यथाशीघ्र संपन्न होने की प्रक्रिया में लग गया। राष्ट्र भी लगे, व्यक्ति भी लगे, समुदाय भी लगे और इस तरह से मार्केट सोसाइटी में आए। लेकिन मार्केट सोसाइटी के लिए मार्केट चाहिए, मार्केट सोसाइटी के लिए सुख सुविधाओं के सामान चाहिए, आर्थिक अवलंब और उपादान चाहिए। हम फिर इसकी तलाश में चले गए और हम भूल गए कि हमारे लिए परिवार महत्वपूर्ण है, हमें परिवार को भी समय देना होता है। हम इस पर विचार करना छोड़ दिए। पति पत्नी सब सेवा में आ गए, युग की मांग है, करना भी चाहिए, लेकिन इसमें जो हमारी भावी पीढ़ी है वह कहीं उपेक्षित होने लगी। अब हमारा बच्चा हमें देखकर, हमारी लोरी सुनकर, हमारी अपनी माँ की लोरी सुनकर वह नहीं सोता है, वो मोबाइल के गीत सुन के खाता है और सोता है। हम उस दौर में पहुँच गए। इसने प्रोफेसर नाग जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे, कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी हैं। अब हम पुनः परिवार में हैं, परिवारी जनों के साथ हैं, संवेदना हमारी पुनः वापस आ गई है। हम न केवल अपने सगे संबंधियों का कुशल क्षेम पूछ रहे हैं, हमारे आसपास रहने वाले लोगों का भी हम कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। दुनिया में जहाँ भी हमें जानने वाले लोग हैं, हम उनका कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। इस तरह पुनः एक नए प्रकार का समाज बन गया, जहाँ हम प्रकृति के समीप हो गए। जो माइग्रेशन का एक दौर था कि हम अर्बन से रूरल क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस बना रहे हैं, अथवा वहाँ शुद्ध वायु है, शुद्ध पानी है, जा रहे हैं। अब हम पुनः उसी दौर में पहुँच गए, हम प्रकृति के ज़्यादा समीप हो गए। हमारे आसपास जो वनस्पतियाँ हैं उनका ध्यान कर रहे हैं। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम पुनः पुरातन परंपरा में आ गए हैं। अब हम तुलसी का पुनः बंदन करने लगे, हम नीम का पुनः सेवन करने लगे हैं, गिलोय हल्दी का प्रयोग करने लगे हैं, बट वृक्ष की पूजा करने लगे हैं, पीपल की पूजा करने लगे। ये सारा परिवर्तन फिर हो गया। इसीलिए कहा जाता है विकास एक चक्रीय प्रक्रिया है। हम जहाँ से शुरू करते हैं कभी न कभी हम वहीं लौट आते हैं। आज का सामाजिक ताना बाना यही है, इसमें संवेदना अब बहुत ज़्यादा मुखर है। और इसी संवेदना के चलते अथवा इन घटनाओं ने, जिसे कोविड जनित घटनाएं कहते हैं, जिसके चलते बहुत सारे दक्ष अभियंता, चिकित्सक लोग वापस लौटे हैं अपने मूल स्थान पर।
लगता है हमारे दक्ष कामकार अब क्या आगे कर पाएंगे। तो दुनिया के सभी समाजों में जहाँ भी है एक नई प्रकार की चिंता उत्पन्न हो गई है, जिसे कहीं स्ट्रेस कहते हैं, मानसिक दबाव कहते हैं, अवसाद कहते हैं। तो इस स्थिति में आदमी कुछ जगह नितांत कम संख्या में अपने को देखने लगा। इस अवसाद से बचाने का सबसे बड़ा उपाय सामाजिक ताना बाना ही होता है। जब अपनी पीड़ा आप औरों से शेयर करते हैं परिवार के साथ, तो फिर आप अवसाद की स्थिति में नहीं होते। जब आप कष्ट औरों से बांटते हैं तो कष्ट खत्म हो जाता है। जब सुख औरों से बांटते हैं तो सुख बढ़ जाता है। अब पुनः हम उस दौर में आ गए हैं और इस समाज की एक नए प्रकार की राष्ट्रभक्ति जागृत हो गई। तो कोरोना वॉरियर्स हैं, उनके लिए ताली, थाली, सैल्यूट, दिवाली, अब एक नया क्रम आ गया है। तो समाज में नए प्रकार की स्थिति आई है। पुनः समाज परंपरागत पुरातन मूल्यों को सहेजने लगा है। हिंदुस्तान में अभी टीवी में तमाम सीरियल आते हैं। अब हम अपने संस्कारों को पुनः ध्यान में लाने लगे हैं और हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है, अगली पीढ़ी है, उसके लिए बहुत कुछ मिलने लगा है। आज का सामाजिक स्वरूप ऐसा हो गया है जिस पर हम सभी को विचार करने की ज़रूरत है। दुनिया में कहाँ क्या ऐसा हो रहा है, इस पर अब हम विचार कर रहे हैं। एक स्थिति है आर्थिक स्थिति, जो बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए एक स्थान चाहिए, उसको आगे बढ़ने के लिए कुछ आर्थिक अवलंब चाहिए। इसीलिए दुनिया भर में हमारा आना जाना आय और आजीविका के लिए ही होता है। हर आदमी चाहता है कि उसके पास एक संबल हो, आज के लिए भी, कल के लिए भी, और जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी। यह बहुत बड़ी ताकत है। ज्ञान की शक्ति के साथ ही साथ हमें धन की भी शक्ति चाहिए। इसलिए हर व्यक्ति के लिए न्यूनतम आय का प्रबंधन होना चाहिए। महानगरों में सबके लिए स्थान होता है। हम विशेष कार्यस्थल पर जा सकते हैं। जिनके पास वैसी दक्षता नहीं है उनके लिए भी रोजगार का अवसर है, रियल एस्टेट में, इंडस्ट्री में, सब जगह। लेकिन नई चिंता ये है कि अब हमें नए स्थलों पर, जिन्हें विकास का प्रतिमान मानते हैं, महानगर, मेट्रो सिटी, अब इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं, भगवान न करें भविष्य में फिर कोई ऐसी आपदा आ जाए, लेकिन कम से कम 2 साल तक रहने और जीवन यापन करने के लिए उनके लिए भी एक नागरिक व्यवस्था होनी चाहिए, रहने के लिए स्थान होना चाहिए। इसलिए जो स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट है उसे स्मार्ट विलेज तक लाएं और स्मार्टनेस में अभी जोड़ दें कि वहाँ हर व्यक्ति के लिए स्थान होगा। ऐसा करके ही हम जो समाज का ताना बाना आज दिखलाई देता है, संगुप्त जिसे कहते हैं, इसे हम विस्तार दे सकते हैं। जहाँ तक आय और आजीविका के साधनों के प्रभावित होने की बात है, बड़े उद्योग बंद हैं। हमें लघु, सूक्ष्म, मध्यम उद्योगों पर ध्यान देना है। कुटीर उद्योग धंधों के बारे में पुनः विचार करना है और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे सूत्र भी दिए, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉ, कि हमें उसका ध्यान रखना चाहिए, इकोनॉमी का ध्यान रखना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान रखना चाहिए, इनोवेशन का ध्यान रखना चाहिए। इन सब के माध्यम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें डेमोग्राफी का भी ध्यान रखना चाहिए, डिमांड का ध्यान रखना चाहिए। तो हम पुनः अपनी आर्थिक व्यवस्था को स्वावलंबन के मुकाम तक ले चलने में सफल होंगे। लेकिन ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो हमारे भाई बंधु, हमारे परिवारीजन पुनः वापस लौटे हैं, उनके लिए स्थानीय स्तर पर ही उद्यम का साधन सुलभ होना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, स्टार्टअप के माध्यम से यह कार्य होना है। स्थानीय स्तर पर हमें विचार करना है कि हमारे अंचल में किस किस चीज़ का उत्पादन हो सकता है, उससे संबंधित छोटे छोटे उद्योग लगें। कृषि में निवेश अब बढ़ाने की ज़रूरत आ गई। हम जब भी दुनिया में आर्थिक मंदी का दौर आया है, हम सबसे कम प्रभावित देश रहे हैं। कारण कि किसान की जो संस्कृति है, जो मान्यता है, जो स्वभाव है, उसमें हम अन्न उत्पादन के बाद 1 साल का अन्न अपने पास रखकर अतिरिक्त अन्न को ही बाहर निकालते हैं। अर्थात साल भर तक तो कोई स्थिति आए हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
इसलिए कृषि उपज के लिए उद्योग होने चाहिए, वनोपज के लिए उद्योग होने चाहिए, जो फल है उसके लिए उद्योग होने चाहिए। इस तरह से संबंधित उद्योग प्रोफेसर हर्ष जी जुड़े हैं, प्रोफेसर दीक्षित जी। गोरखपुर में मिट्टी के बर्तन का बहुत अच्छा उद्योग है, पूरे वैश्विक धरातल पर आज उसकी मान्यता है। उसके द्वारा बनाए गए वहाँ के कारीगरों की जो मूर्तियाँ हैं दुनिया भर में जाती हैं। हर जिस अंचल में मैं रहता हूँ, यहाँ जनजातीय अंचल में बहुत सारी जनजातियाँ हैं जिनके पास बहुत कुशलता है। वैगा लोग वैद्यकी में भी और पेंटिंग में भी बहुत ज़्यादा निपुण माने जाते हैं। अगर यह जात है जिसे ज़मीन पर हाथ फेर कर बोध हो जाता है कि इसके अंदर कोई खनिज संपदा है कि नहीं, फिर उसका शोधन कैसे किया जाए, उन्हें पता है। हर अंचल के मूल निवासियों के पास परंपरागत ज्ञान की थाती है। उस ज्ञान से संबंधित उद्योग वहाँ खुलने चाहिए, और तभी इस देश में और कह लें वैश्विक राजनीतिक मंच पर महानायक के रूप में अवस्थित माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संदेश है, बी वोकल फॉर लोकल एंड मेक द लोकल ग्लोबल, कि हम अपने स्थानीय उत्पादों के लिए, संसाधनों के लिए हम मुखर बने और यहाँ जो उत्पाद है इसे वैश्विक मंच पर स्थापित करें। हमें पुनः आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना है। आर्थिक समृद्धि के लिए निवेश की ज़रूरत होती है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि निवेश की अच्छी व्यवस्था हो, आगे बढ़ने के लिए आर्थिक संबल हो, जो तकनीकी है इसका उपयोग स्थानीय स्तर पर कैसे कर सकते हैं इसका विचार करें। फिर एमएसएमई के बाद हम बृहद उद्योगों की तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि रोजगार के सबसे ज़्यादा अवसर तो निश्चित रूप से बृहद उद्योग ही देते हैं। जहाँ उद्योग खुलता है वहाँ कई प्रकार के रोजगार सृजित हो जाते हैं, लेकिन इन सब तक पहुँच बनाने के लिए, इन सबको सही दिशा देने के लिए और इनके माध्यम से पूरे मनुष्यता का कल्याण करने के लिए जो सबसे प्रमुख चीज़ है वह है शिक्षा और शिक्षण संस्थान। इसी के माध्यम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आज की तारीख में जो नए उद्योग खुलने हैं उसमें औषधि उद्योग की बहुत ज़्यादा महत्ता होगी। इसलिए औषधि उद्योग में, चिकित्सा क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलने वाला है और इस प्रकार के शोध होने वाले हैं ताकि किसी भी विषाणु का कुप्रभाव हमारे ऊपर न पड़े। इस दिशा में तेज़ी से काम भी हो रहा है। पूरी दुनिया इसमें सहयोग भी कर रही है। एक देश को छोड़कर जिसके चलते यह घातक विषाणु पैदा हुआ है और जिसकी अमानुषिक गतिविधियां दुनिया भर में कुख्यात हैं, तो उस राष्ट्र को अगर छोड़ दें जो विस्तार में रुचि रखता है, विकास में उसकी रुचि दूसरे स्थान पर है, जबकि हम उस राष्ट्र के निवासी हैं जहाँ केवल विकास की बात सोची जाती है, शांतिपूर्ण सा अस्तित्व की बात सोची जाती है। हम आज के सामाजिक ताना बाना के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को धार प्रदान करते हुए अपने युवाओं को, स्थानीय निवासियों को रोजगार के नए अवसर कैसे सुलभ कराएं, इस पर विचार करते हुए अपने राष्ट्र को सफल, स्वस्थ, स्वच्छ, सशक्त और समृद्ध राष्ट्र बनाने में अपना योगदान करें। यह सारे रास्ते शिक्षण संस्थानों से जाते हैं, इसलिए हमारा दायित्व कुछ और भी बड़ा हो जाता है, जिसके लिए माननीय मानव संसाधन मंत्री जी निरंतर प्रोत्साहित करते हैं कि अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया अनवरत चलती रहनी चाहिए और यह चल भी रही है। इस माध्यम से हम आने वाली दुनिया ज्ञान की दुनिया कही जाती भी है। ज्ञान की दुनिया में हम महानतम राष्ट्र बने और हमारी संप्रभुता दुनिया पर स्थापित हो ज्ञान के क्षेत्र की, जिसके माध्यम से हम मनुष्यता का कल्याण करें, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास करें, सभी राष्ट्रों की संप्रभुता का जहाँ सम्मान हो, जहाँ वैश्विक व्यवस्था समानता और न्याय पर आधारित हो, ऐसा करने में हम सफल हों। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एनएसएस विंग के कोऑर्डिनेटर और सभी सदस्यों को मेरी ओर से बहुत साधुवाद। आप सबके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं।